हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में एक नया चैप्टर आरंभ करना चाहते हैं और करने जा रहे हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। नई कहानी के प्रमुख कथाकार माने जाते हैं। नई कहानी आंदोलन इन्होंने बड़े सशक्त हस्ताक्षर के रूप में मानो प्रस्तुत किया था, बड़ी शिद्दत के साथ आरंभ किया था। सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद उसके जो साहित्यिक परिचय है उसके बारे में जानेंगे और जो रचना उन्होंने प्रस्तुत की है हमारे पाठ्यक्रम में उसके बारे में चर्चा करेंगे। जन्म 1925 ईस्वी में और मृत्यु 1972 ईस्वी में। जीवन परिचय के बारे में हम चर्चा करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि नई कहानी आंदोलन के मोहन राकेश जी नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में हुआ था। नाम है इनका मोहन राकेश। ठीक है, तो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया, स्नातकोत्तर करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं। जीविकोपार्जन के लिए कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य भी किया, जीवन चलाने के लिए। ठीक, उन्होंने कुछ दिनों तक टीचिंग का काम किया, अध्यापन का कार्य किया। इस प्रसंग में वे लाहौर, मुंबई, शिमला, जालंधर और दिल्ली में भी रहे। अलग अलग स्थानों पर जाकर के उन्होंने अध्यापन कार्य किया। कुछ वर्षों तक कहानी की प्रसिद्ध पत्रिका सारिका का संपादन भी किया। कुछ वर्षों तक उन्होंने हिंदी कहानी की एक पत्रिका आती है सारिका, उसका भी संपादन किया। आषाढ़ का एक दिन एवं आधे अधूरे नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी ने इन्हें 1968 में पुरस्कृत किया एवं सम्मानित किया। ये इनके बहुत बड़े अच्छे शानदार नाटक हैं, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे। आधे अधूरे जो है वो मध्यम वर्गीय परिवार, टूटते हुए परिवार के कुछ अच्छे प्रसंग इन्होंने रखे हैं, अच्छा विचार इसमें उन्होंने प्रस्तुत किया है। मृत्यु के बारे में कहें तो 3 दिसंबर 1972 को नई दिल्ली में इनका असमय ही निधन हो गया था। प्रमुख कृतियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उपन्यास हैं अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, नया आने वाला कल, हाँ कल कभी नहीं आता है। नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। तीनों नाटक बहुत अच्छे नाटक हैं। ठीक, कहानी संग्रह है क्वार्टर, अन्य कहानियाँ वारिस और अन्य कहानियाँ, कुछ अलग अलग कहानियाँ हैं जिनको अन्य कहानी नाम से, बाकी वारिस और क्वार्टर हैं। निबंध संग्रह है परिवेश और भ्रमण वृत्तांत, मतलब जब लेखक ने भ्रमण किया है, कहीं पर घूमकर आए हैं, उस भ्रमण का उन्होंने भ्रमण वृत्तांत के रूप में या यात्रा वृत्तांत बोल सकते हो, उसके रूप में उन्होंने लिखा है आखिरी चट्टान। यही आखिरी चट्टान नामक शीर्षक से आज हम रूबरू होंगे और उसके बारे में जानेंगे कि आखिरी चट्टान में उन्होंने कहाँ की यात्रा की है, किस प्रदेश का उन्होंने वर्णन किया है और वो शानदार रचना हमारे सामने प्रस्तुत होगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। पाठ परिचय के रूप में जानते हैं। प्रस्तुत पाठ आखिरी चट्टान एक रोचक यात्रा संस्मरण है। देखिए क्या है आखिरी चट्टान, एक रोचक यात्रा संस्मरण। संस्मरण क्या होता है? सम्यक स्मरण, स्मरण यानी याद, सम्यक यानी कुछ, कुछ यादें। किस चीज़ की यादें? यात्रा की यादें। जब लेखक किसी प्रदेश का भ्रमण करने गया, यात्रा पर गया, तो उसकी कुछ यादें व्यक्ति के मन में रह जाती हैं। उन यादों को ही जब साहित्य के रूप में प्रकट कर देता है तो उसे यात्रा संस्मरण कह देते हैं, कुछ यात्रा वृत्तांत कह देते हैं। ठीक है, दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 के बीच मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। तो आखिरी चट्टान जो है ये आपको कन्याकुमारी का वर्णन, जहाँ उन्होंने कन्याकुमारी के
परिदृश्य देखे, भौगोलिक परिस्थिति बताई, वहाँ सूर्यास्त और सूर्य उदय का वर्णन किया है, वो भाग हमारे लिए प्रस्तुत किया गया है। बाकी इसकी पूरी रचना में आपको गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा का वर्णन मिलेगा। मानव मनोविज्ञान और सामाजिक संरचना की सूक्ष्म समझ के कारण यह यात्रा वृतांत भौतिक विवरण और आंतरिक मनोदशा का उदाहरण बन गई है। ये बात आप महत्वपूर्ण रूप से जान लें कि इसमें उन्होंने वर्णन किस बात का किया है। एक तो मानव मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, मनुष्य के मन का विज्ञान, मनुष्य क्या सोचता है, क्या व्यवहार करता है, क्यों करता है, किस प्रकार करता है, यही चीज़ें मनोविज्ञान में बताई जाती हैं। साथ में सामाजिक संरचना, हमारा समाज किस प्रकार से बना हुआ है, किस प्रकार से इसकी संरचना हुई है, उसकी सूक्ष्म समझ होने के कारण लेखक को यह यात्रा वृतांत भौतिक विवरण और आंतरिक मनोदशा का उदाहरण बन गया। लेखक की आंतरिक मनोदशा, उनका व्यवहार, उनका विचार, साथ में उस प्रदेश का सामाजिक भौगोलिक वातावरण है, उसका वर्णन किया गया है। भाषा इतनी पारदर्शी है, मतलब इतनी साफ सरल है कि लेखक के अनुभव और पाठक के अनुभव में रूपांतरित होने लगते हैं। लगता है मानो मोहन राकेश यात्रा नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं उनके साथ यात्रा कर रहे हैं। इस प्रकार की साधारण सरल भाषा का प्रयोग किया। कन्याकुमारी के सूर्यास्त और सूर्योदय का अत्यंत सूक्ष्म अंकन इस पाठ की अनुपम विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता आपको शुरुआत में मिलेगी। कन्याकुमारी की भूमि को सूर्यास्त और सूर्योदय की भूमि को कहकर के उन्होंने संबोधित किया है। और आप सभी जानते हैं सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय सूर्य की पीले सुनहरी किरणें जब पृथ्वी पर गिरती हैं तो वातावरण बहुत मनोरम हो जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है। मानो लेखक ने कलम से, अपने पेन से प्रकृति का चित्रांकन कर दिया है, मानो चित्र सा खींच दिया है। वो सूर्योदय और सूर्यास्त जो कन्याकुमारी के उन स्थान से हो रहा है, ठीक, और वो किरणें जो गिर रही हैं धरातल पर, समुद्र पर, उसका वर्णन करते हुए लेखक ने अपनी कलम का जो प्रयोग किया है वो अद्भुत है, मानो पूरी प्रकृति का चित्र ही बना दिया हो। आखिरी चट्टान आरंभ करते हैं हमारे लेख का जो शीर्षक है। गोवा से वो यात्रा आरंभ करते हैं, लेकिन हम उनकी यात्रा को जानेंगे कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी भारत का दक्षिणी कोना। जब आप भारत का नक्शा देखते हो तो इस प्रकार से नीचे का एक स्थान आपको दिखाई देगा। ये जो स्थान है, ये जो स्थान है, ये कन्याकुमारी का स्थान है। मतलब इस स्थान पर आपको बंगाल की खाड़ी, ये वाला समुद्र, और अरब सागर और हिंद महासागर, इन तीनों का क्या मिलेगा, संगम स्थल मिलेगा। इधर से बंगाल की खाड़ी, इधर से अरब सागर और नीचे से हिंद महासागर, इन तीनों का मिलाप मानो वहाँ पर होता है। कन्याकुमारी सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि है। अभी मैंने बताया कन्याकुमारी में सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है। तो सूर्य की जो पीली किरणें समुद्र पर गिरती हैं, वहाँ के वातावरण में फैलती हैं, तो मानो सोना बिखर गया हो। तो वह सुनहले सूर्योदय की भूमि और सूर्यास्त की भूमि लेखक बता देते हैं। केप होटल के आगे बने बाथ टैंक के बाईं तरफ समुद्र के अंदर से उभरी शाह चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। ये देखो, लंबे लंबे बड़े बड़े कथन मिलेंगे आपको, और आपको समझना है इन कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। केप होटल, होटल का नाम है केप होटल, जहाँ वो ठहरे। उस केप होटल के आगे एक बाथ टैंक बना हुआ है, बड़ा टैंकर बना हुआ है। उसके बाईं तरफ समुद्र के अंदर काली शाह चट्टानें हैं। उन चट्टानों में से किसी एक चट्टान पर खड़ा होकर के लेखक देर तक भारत के इस आखिरी चट्टान को, देखिए यहाँ से उन्होंने शीर्षक लिया है, उस समुद्र में गिरी एक काली शाह चट्टान जो भारत की मानो आखिरी चट्टान है, क्योंकि मैंने अभी बताया भारत नीचे से यहाँ पर और कन्याकुमारी यहाँ पर है। यहाँ की चट्टान भारत की मानो आखिरी चट्टान हो गई। उस चट्टान पर खड़े होकर के वह भारत के स्थल भाग
की आखिरी चट्टान को देख रहा है, कि मानो यही भारत की आखिरी चट्टान है। पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफ़ेद लकीरें चमक रही थी। उसी स्थान पर खड़े होकर के मैंने देखा कि पीछे कन्याकुमारी का एक मंदिर है, जहाँ पर लाल और सफ़ेद ध्वज जो होते हैं वो लकीरों के माफिक या लकीरों के जैसे चमक रहे हैं। समुद्र के किनारे खड़े होकर के उन्होंने मंदिर को देखा। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल सी वह चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी, हर तरफ से पानी की मार सहती हुई स्वयं भी समाधि स्थित सी लग रही थी। अभी मैंने बताया आपको कि ये मान लीजिए हिंदुस्तान का नक्शा है, तो कन्याकुमारी इस स्थान पर है, यहाँ से बंगाल की खाड़ी, यहाँ से अरब सागर और यहाँ से हिंद महासागर, इन तीनों का संगम स्थल यहाँ पर होता है। उस संगम स्थल पर ये चट्टान है जहाँ पर लेखक खड़े हैं, और उसी चट्टान पर स्वामी विवेकानंद ने किसी समय पर क्या लगाई थी, ध्यान लगाया था, समाधि लगाई थी। आज वह चट्टान मानो इन तीनों समुद्रों के पानी का मार सहती हुई स्वयं भी मानो क्या लग रही है, समाधि में लीन लग रही है। उसी चट्टान पर खड़े होकर के लेखक देख रहे। ठीक, हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें मेरे आसपास की शाह, शाह मतलब काली, शाह मतलब काली, ठीक, चट्टानों से टकरा रही थी। ऊंची ऊंची हिंद महासागर की लहरें, बल खाती लहरें रास्तों की नुकीली चट्टानों से टकराती हुई आती थीं, जिससे उनके ऊपर चूरा बूंदों की जालियां बन जाती थी। जैसे ही बल खाती लहरें उन नुकीली चट्टानों से टकराती थी, तो उनके ऊपर उन टकराने से चट्टानों से टकराने से पानी की कुछ बूंदें जालियों के रूप में बन जाती थी। मैं देख रहा था कि अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था। किस चीज़ को महसूस कर रहा है? लेखक महसूस कर रहा है किस बात को? ध्यानपूर्वक देखें इस चीज़ को। पूरी शक्ति के साथ महसूस कर रहा था शक्ति का विस्तार, विस्तार की शक्ति। क्या बात है, अच्छी बात लिखी है। शक्ति का विस्तार, किसका, किसकी शक्ति? अरे इस समुद्र की शक्ति, पानी की शक्ति कितनी विस्तार में फैली हुई है, उसी विस्तार की शक्ति। ताकत का फैलाव और फैली हुई पूरी ताकत। समझें फिर से, ताकत कौन? समुद्र की, जल की ताकत जो विस्तार में फैली है, और उसी विस्तार की फैली हुई ताकत को मैं देख रहा था। तीनों तरफ से क्षितिज पर, क्षितिज जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे हम क्षितिज कहते हैं। क्षितिज किसे कहते हैं? जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, वहाँ उस स्थान को क्षितिज कहते हैं। तो तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी ही पानी था। मैंने कहा आपको कि भारत का ये स्थान है, ये वाला, तो चारों तरफ, पीछे वाला स्थान छोड़ करके तीनों तरफ क्षितिज में क्या दिखाई दे रहा है? पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। क्षितिज तक पानी ही पानी था, फिर भी सामने का जो क्षितिज था हिंद महासागर वाला, वो अपेक्षा अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था। सामने जो हिंद महासागर है वो सागर जान पड़ता था कि हिंद महासागर जो है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से कुछ ज़्यादा ही गहरा है, कुछ ज़्यादा ही दूर है। लगता था कि उस ओर दूसरा कोई छोर ही नहीं है। हिंद महासागर की साइड वाला स्थान ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरा छोर ही नहीं है, कोई धरती उधर से निकली ही नहीं सकती। तीनों ओर के क्षितिज को आंखों में समेटता मैं कुछ देर भूला रहा। तीनों ओर के क्षितिज को मैं मानो एक टक लगा करके देख रहा था और आंखों में मानो समेटा ही हुआ था, और मैं भूल रहा था कि मैं हूँ। यही तो मनोविज्ञान है। देखो, मैंने शुरू में कहा था कि थोड़ा सा मनोविज्ञान का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण होगा, मन का विज्ञान। लेखक अपनी मन की स्थिति का वर्णन करेगा, तो उसी का वर्णन करते हुए कहता है कि मैं जब उस क्षितिज को देख रहा था तीनों ओर के, तो मानो मैं अपने आप को भूल गया, और मैं हूँ ये भी भूल गया, एक जीवित व्यक्ति हूँ ये भी भूल गया, दूर से आया यात्री हूँ, एक दर्शक हूँ, ये सब कुछ मैं भूल गया, और पूरी तल्लीनता के साथ मैं उस क्षितिज को देखता रहा।
उस दृश्य के बीच में जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा मैं, दृश्य का एक हिस्सा, मानो मैं भी एक दृश्य ही बन गया था। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान जब अपना होश हुआ तो मैं कैसा दिखाई दे रहा था उस समय? बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच मैं भी एक छोटी सी चट्टान बन गया था। अस्थिर जब हुआ, होश हुआ, तो देखा कि मेरी चट्टान भी तब तक बढ़ते पानी के अंदर घिर गई है। मतलब जिस चट्टान में मैं खड़ा हुआ था वो चट्टान थोड़ी देर बाद बढ़ते हुए पानी में काफ़ी गिर गई, मानी उस समुद्र के पानी ने उसे चारों तरफ घेर ली। पानी बढ़ता है समुद्र का, ठीक। रात के समय में अगर पूर्णिमा हो तो हाई टाइड के कारण, ज्वार के कारण पानी भर जाता है। 2-4 मीटर है वो पानी समुद्र का, आगे की ओर खिसक जाता है। तो मेरी जो चट्टान है, जिस पर मैं खुद छोटी चट्टान बनकर के मानो खड़ा हो गया था बहुत देर तक उस क्षितिज को देखते हुए, तो जब होश हुआ तो मैंने देखा कि मेरी चट्टान पानी से घिर गई है। मेरा पूरा शरीर सिहर गया। सिहर गया मतलब कांप गया। कांपना, सिहरना मतलब कांप गया, थरथरा गया। मैंने एक नज़र फिर सामने के उमड़ते विस्तार पर डाली और पास की एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर दूसरी चट्टानों पर से होता हुआ किनारे पर पहुंच गया। जो सामने उमड़ रही थी समुद्र की लहरें, उनको देखा कि ये मुझे डुबो सकती हैं, इस चट्टान को डुबो रही हैं, तो मैं दूसरी सुरक्षित चट्टानों पर से कूदता हुआ किनारे पर पहुंच गया। पश्चिमी क्षितिज में पश्चिम की ओर देखिए, ये मानो हमारा भारत है। ये क्या हो गया? पूर्व हो गया, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया उत्तर। तो ये है पूर्व, बंगाल की खाड़ी का साइड, और ये है पश्चिम। तो इस दिशा की ओर, ठीक, ये जान ले। तो पश्चिम क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा था। सूर्य तो पश्चिम दिशा में जाएगा, मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा। दूर पश्चिमी तट रेखा के एक मोड़ के पीली रेत का एक ऊंचा टीला नजर आ रहा था। उस पश्चिम दिशा में मैंने देखा समुद्र के किनारे रेत का टीला नजर आ रहा था। सोचा उस टीले पर जाकर के सूर्यास्त देखूंगा, किस प्रकार से सूर्य अस्त होता है। वो चीज मैं देखने के लिए आगे बढ़ गई। ठीक है, यात्रियों की कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थी। बहुत सारे यात्री उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। मेरे आगे कुछ मिशनरी युवतियां मोक्ष की समस्या पर विचार करती चल रही थी। मिशनरी युवतियां, भ्रमण करने वाली विदेशी युवतियां, और वो युवतियां मोक्ष की समस्या पर, मानी मोक्ष कैसे मिलता है, उस पर चर्चा कर रही थी। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा चुपके से, मोक्ष का कुछ रहस्य पाने के लिए। मानो उनकी उन विचारों से मैं भी देख लूं, जान लूं कि मोक्ष कैसे मिलता है, जिस पर वो चर्चा कर रही थी युवतियां। यूं उनकी बातों से कहीं रहस्यमय आकर्षण उनके युवा शरीरों में था, और पीली रेत की पृष्ठभूमि में उनके लबादे, लबादे होते हैं वस्त्र, लबादों के हिलते हुए शाह सफ़ेद रंग, काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र बहुत आकर्षक लग रहे थे उस पीली पृष्ठभूमि में। पीली पृष्ठभूमि मतलब जो सूर्यास्त के कारण पीला वातावरण हो गया है, तो उनके ये वस्त्र काले और सफ़ेद ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। मोक्ष का रहस्य अभी बीच में ही था कि हम लोग टीले पर पहुंच गए। यह वह सैंड हिल थी। हिल कहते हैं पहाड़ी को, ठीक। सैंड कहते हैं मिट्टी को। मिट्टी की एक पहाड़ी थी, ठीक, जिसकी चर्चा मैं वहाँ पहुँचने के बाद से ही सुन रहा था कि ये सैंड हिल है। बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे थे। सैंड हिल पर बहुत से लोग थे, बहुत सारे लोग थे, सैलानी थे, पर्यटक थे। 8-10 नवयुवतियाँ थीं, 6-7 नवयुवक थे, और 2-3 गांधी टोपियों वाले व्यक्ति भी थे। वे शायद सूर्यास्त देख रहे थे। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरे उन्हें सूर्यास्त के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे। ये याद करनी पड़ेंगी आपको। देखिए, प्रश्न में पूछे जा सकता है कि उस सैंड हिल पर क्या क्या हो रहा था, कैसा दृश्य था। तो 8-10 युवतियाँ हैं, 6-7 नवयुवक हैं, कुछ गांधी टोपी वाले 2-3 व्यक्ति हैं जो सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। और उस सरकारी गेस्ट हाउस के बैरे, बैरे मतलब नौकर सेवक, उन्हें शाम के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे।
उन लोगों के वहाँ होने से सैंड हिल बहुत रंग बिरंगी रंगीन हो चुकी थी। कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ, विशेषता के साथ सुंदर रंगों का रेशम पहना था। उन नवयुवतियों ने और लोगों ने हवा समुद्र की तरह उस रेशम में भी लहरें पैदा कर रही थी। मतलब हवा चल रही थी तो उनके जो लबादे थे, वस्त्र थे रेशम वाले, वो भी उड़ रहे थे। मिशनरी युवतियां वहां आकर थकी सी एक तरफ बैठ गई, एक साइड में बैठ गई। पूरे कैनवास में एक तरफ छिटके हुए कुछ बिंदुओं की तरह। कैनवास क्या होता है? कैनवास मानो चित्रकारी करने के लिए हमने कोई सफ़ेद कागज़ लिया, ठीक। पूरा कैनवास रंग बिरंगा है, यहाँ पर भी कुछ पेंटिंग है। तो उस दृश्य में मानो बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन वो कुछ युवतियाँ एक कोने में जाकर के मानो उन बिंदुओं की तरह बैठ गई। ये देखो इस प्रकार से। तो पूरे कैनवास में एक तरफ कुछ बिंदुओं की तरह बैठ गई थकी हुई। उनसे कुछ दूर एक रंगहीन बिंदु मैं, और उन्हीं युवतियों से अलग एक कोने पर मैं भी रंगहीन बिंदु की तरह ज़्यादा देर अपनी जगह स्थिर नहीं रह सका, एक जगह नहीं बैठ सका मैं भी। सैंड हिल से सामने का पूरा विस्तार तो दिखाई दे रहा था सूर्यास्त का, पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो उधर के विस्तार को ओट में लिए हुए था। सामने दूर एक और ऊंचा मिट्टी का टीला है। सूर्यास्त पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखा जा सके, इसके लिए मैं कुछ देर सैंड हिल पर रुका रहकर आगे उस टीले की तरफ चल दिया कि पूरा फैलाव देखना है समुद्र का, कैसे सूर्य समुद्र में डूबता है। इसके लिए उस टीले की तरफ मैं चल दिया, पर रेत पर अपने अकेले कदमों को घसीटता वहां पहुंचा तो देखा कि उससे आगे उससे भी ऊंचा एक टीला है। और जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक के बाद एक कई टीले पार किए। होता है, ऐसा भी होता है, टीले के पीछे कई टीले थे। टांगें थक रही थीं, पर मन थकने को तैयार नहीं था। भाई पूरे फैलाव के साथ सूर्यास्त देखना है तो मन कैसे थकेगा। इच्छा थी ऐसा स्थान देखने की। हर अगले टीले पर पहुंचने पर लगता कि शायद अब एक ही टीला और है, उस पर पहुंचकर पश्चिमी क्षितिज का खुला विस्तार अवश्य नजर आ जाएगा। इसी आशा में मैं टीलों के बाद टीले पार करता रहा, और सचमुच एक टीले पर पहुंचने के बाद वह खुला विस्तार सामने फैला दिखाई दिख गया मुझे। वहां से दूर तक रेत की लंबी ढलान थी, जैसे वह टीले से समुद्र में उतरने का रास्ता हो। वो आखिरी टीला, उसके बाद एक ढलान रेत की, और समुद्र स्टार्ट हो जाता है। सूर्य तब पानी से थोड़ा ही ऊपर था, मानो डूबने के लिए प्रयास कर रहा हो। अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया कि चलो मैंने जो प्रयास किया है उससे मुझे संतुष्टि मिलेगी, और उस स्थान को मैं आज जिसको देखने के लिए आया हूँ मज़े से देखूंगा। तो अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया, ऐसे जैसे वह टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी हो, और मैं बैठा हूँ आनंद के साथ। और मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया है, फतेह किया है, जीत लिया है। सर करना मानी फतेह किया है, जीत लिया। और उस टीले पर बैठ गया मैं और सूर्यास्त देख रहा हूँ। वीडियो लंबा हो गया है। इस चैप्टर में जो जो परिदृश्य आए हैं, देखने लायक चीज़ें आई हैं, उसका उन्होंने जो वर्णन किया लेखक ने, उसको हमेशा याद रखें, प्रश्न में आ सकते हैं। ऐसे चैप्टर में ये तथ्यात्मक बातें ही ज़्यादातर पूछते हैं कि वहाँ उन्होंने क्या देखा, वहाँ उन्होंने क्या देखा, वहाँ का दृश्य कैसा था और यहाँ का दृश्य कैसा था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, इसका अगला भाग लेकर के। तब तक इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, जानें कि क्या क्या दृश्य हैं और उनको याद करें। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।